नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। ये गणित शिक्षण का पेपर है द्वितीय वर्ष का। ये 60 अंकों का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 24 अंक की आवश्यकता होगी और समय ये 3 घंटे का होता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रश्नावली को दशमिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो हमारी जो भारतीय पद्धति है साथियों, ठीक है, भारतीय पद्धति है उसको हम दशमिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सांख्यिकी गणना एवं माध्यों का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना और माध्यों का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी थी साथियों? ये परिभाषा डॉक्टर बाउले के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक सरल समीकरण में अज्ञात चरों की संख्या कितनी होती है। तो एक सरल समीकरण जो होता है उसमें अज्ञात चर हमेशा एक होता है। जैसे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये अपना एक अज्ञात है। ठीक है, एक अज्ञात चर कितना है इसमें? एक ही है भाई, ओनली 1। ठीक है, ऐसे तो एक ही होता है। वहाँ पर एक की जगह दो भी हो सकता था, तो लेकिन चर की संख्या कितनी पूछी गई है? एक ही पूछी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो भाई पहली उपपत्ति प्रदान करने का जो श्रेय है वो थेल्स को जाता है। आप लोगों ने सुना होगा थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय के बारे में सुना होगा। तो ये थेल्स एक गणितज्ञ का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, क्वाड्रा संख्याएं क्या होती हैं। क्वाड्रा संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो क्रमागत चार क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखी जाती हैं, अर्थात उनको हम 4 के प्लस 6 के रूप में व्यक्त जो करते हैं वो सभी क्वाड्रा संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखना। नेक्स्ट है, योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम से आप क्या समझते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। तो कई बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई किसी संख्या आपको दी गई है कि उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछिए या फिर गुणात्मक प्रतिलोम पूछिए, तो आप लोगों को कैसे निकालना है वो आप लोग समझें। योगात्मक प्रतिलोम जो होता है साथियों, वो कोई भी संख्या अगर हमको दी गई है तो उसका वही चिन्ह वही संख्या होती है, परंतु पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही होता है, परंतु उस परिमेय संख्या का चिन्ह बदल जाता है। जैसे हमारे पास ये कोई संख्या है, इसका अगर मुझे योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसका -a बन जाएगा। 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -3 होता है। 8 का प्रतिलोम क्या होता है योगात्मक? तो -8 होता है। 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/3 होगा। तो ये है योगात्मक प्रतिलोम, ध्यान रखना। अगर पूछे गुणात्मक प्रतिलोम, तो किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं, ये कोई एक संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम हमेशा 1/a होगा। अब a की जगह आप कुछ भी लिख लो, जैसे 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/8। 3 का क्या होगा? 1/3। ये क्या है? इसके गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जैसे 9/2 का क्या होगा भाई गुणात्मक प्रतिलोम? तो 2/9 हो जाएगा। ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, छद्म गोलाम ज्यामिति किसे कहते हैं। तो न्यून कोण ज्यामिति, जिसको हम गैर यूक्लिडियन कहते हैं, तो न्यून कोण ज्यामिति किसी सरल रेखा के बाहर के बिंदु से होती हुई उस रेखा के समांतर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, और इस आकृति को ही हम क्या कहेंगे? छद्म गोलाम ज्यामिति कहेंगे। जैसे मान के चलो, है ना, तो ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तो यही कहलाएगी छद्म गोलाम ज्यामिति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आठवां, शिक्षक को आकलन के तरीकों का चयन किन आधारों पर करना चाहिए। तो ऐसे 3 आधार होने चाहिए हमारे। तो पहला आधार है आकलन का उद्देश्य क्या है, दूसरा आधार है कि शिक्षक ज्ञान मूल्य और अभिरुचि में किसका आकलन करना चाहते हैं, और तीसरा है अधिगम क्षेत्र की प्रकृति कैसी है। इन सभी आधारों पर शिक्षक को आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निगमन तर्क की व्याख्या कीजिए, यानी निगमन विधि क्या होती है। तो गणित के अंदर शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कई बार क्वेश्चन शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो निगमन तर्क यानी निगमन विधि क्या है? ऐसा तर्क जिसमें ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं और निष्कर्षों के
नियम का प्रयोग कर किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए किया जाता है उसे हम निगमन तर्क कहते हैं। कहने का मतलब है कि निगमन विधि के अंतर्गत हमें सूत्र दिया जाता है और फिर उसके बाद, है ना, उसके बाद हम उस कथन को सत्य सिद्ध करते हैं। इस प्रकार का तर्क किसी ऐसे व्यापक कथन या परिभाषा से शुरू होता है जिसे बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जाता है एवं इसमें उपपत्ति के अगले चरण को निगमन किया जाएगा, जिसे हम निम्नलिखित कथनों में ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे सभी इंसान नश्वर हैं, सभी इंसान नश्वर हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि राघव एक इंसान है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि भाई राघव नश्वर है, राघव इंसान है और सभी इंसान नश्वर हैं, तो हम कह सकते हैं ना निगमन विधि से कि राघव नश्वर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अथवा में है, ये आपको याद रखना है, स्वयं सिद्ध तथ्य किसे कहते हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। तो ये आपको पहले यूनिट में मिलेगा साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां है, परिमेय संख्या। देखो ध्यान से, परिमेय संख्या क्या होती हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q जो है एक ऐसा पूर्णांक है जिसका मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान रखेंगे। ये स्टेटमेंट इसका हो गया। ओके। अब परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों की बात करें तो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने और गुणा करने तथा विभाजित करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्याओं के योग, व्यकलन और गुणन के लिए तो समवर्त नियम का पालन करती हैं, परंतु भाग के लिए समवर्त नियम का पालन नहीं कर सकती, ध्यान रखें। परिमेय संख्याएं गुणा तथा भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, परंतु बाकी के लिए नहीं करती। बाकी का मतलब व्यकलन, घटाव के लिए नहीं करती, है ना। अथवा में आपका क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित जो संख्या है इनके विभिन्न प्रकार आपको बताया, यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं। तो जैसे रूढ़ संख्याएं किसे कहेंगे, कौन कौन सी हैं, यौगिक संख्या कौन कौन सी हैं, सहभाज्य संख्याओं की परिभाषा, तो ये आप लोगों को बताना है। अगला आपका 11वां क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की रेखाओं के गुणधर्म लिखिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे प्रतिच्छेदी रेखा ले लेता हूँ। तो प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं यदि दो संख्याओं से अधिक रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं और उनका एक ही बिंदु कोई उभयनिष्ठ होता है, तो वो कहलाते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे ये वाली। ठीक है। समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद कभी नहीं होती और उनके बीच की दूरी जो होती है हमेशा समान होती है, सभी किसी भी बिंदु पर आप लोग देख सकें, तो वो हमारा पैरेलल जो होती है और पैरेलल लाइंस कहलाती है, यानी समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये वाली इसका एग्जाम्पल हुआ इस तरीके से। उसके बाद है लंबवत रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनको आपस में 90 डिग्री के कोण पर लंबवत कटें, तो वो सब क्या होंगी, हमारी लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, है ना। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं लिखिए। तो देखो, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म क्या है, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म क्या है, आयत के बारे में आपको लिखना है, वर्ग के बारे में आपको याद रखना है। तो ये चारों के बारे में आप लोग अपनी सीरीज में से पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में टपकेगा, इनके सूत्र जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया से नियम की ओर बढ़ने का चरण लिखिए। तो प्रक्रिया से नियम की ओर कैसे बढ़ेंगे, चरण देखिए। विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में दिए गए संबंधों को सामान्य रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता महसूस हो। अंक गणित को मात्राओं के बीच में सामान्य संबंधों के रूप में देखा जा सकता है। बीज गणित में अक्षरों तथा संख्याओं को साथ साथ प्रयोग किया जा सकता है। बीज गणित केवल अक्षरों व संकेत मात्रा का उपयोग करना नहीं है। और चौथा इसका चरण है कि संख्याओं का मान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उस संख्या का दूसरी संख्या के साथ संबंध होना जाता है। ठीक है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, अंक गणित और बीज गणित में अंतर क्या है। ठीक है। बीज गणित में हमारी संख्याओं के सवाल होते हैं और अंक गणित में संख्याओं के सवाल होते हैं, जबकि बीज गणित में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ऐसी कुछ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, आंकड़ों के चित्रात्मक निरूपण से क्या लाभ है, समझाइए। तो आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण जो हमें आंकड़ों को समझने और याद रखने में सरलता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें आकर्षित भी बना देता है, क्योंकि अंकों की अपेक्षा चित्र हमारे मस्तिष्क में अधिक समय तक स्थायी रहते हैं और कई बार ये निरूपण हमारे आंकड़ों की वास्तविकता को छुपाने में भी मदद करते हैं। अथवा में क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों के प्रदर्शन या निरूपण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, उनका उल्लेख कीजिए। ठीक है भाई। उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखिए,
योगात्मक आकलन क्या है, इसकी क्या विशेषता है। योगात्मक आकलन इंपॉर्टेंट है। अधिगम के समग्र संदर्भ में किया जाने वाले आकलन वो है योगात्मक आकलन। यह अधिगम कार्यक्रम, इकाई, सत्र, विषय वस्तु, अवधि तथा कक्षा के अंत में किया जाता है। इस प्रकार के आकलन में प्रत्येक बच्चे की विषयगत उपलब्धियों के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के गुण, अभिवृत्तियों पर भी टिप्पणी लिखी जाती है। कहने का मतलब है कि योगात्मक आकलन बच्चे की समग्र प्रगति का परिदृश्य प्रदान करता है। यह किन्हीं विशेष मानकों के संबंध में बच्चे की उपलब्धि के बारे में शिक्षक को निर्णय लेने की इजाज़त देता है और उच्च स्तरीय अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में भी बच्चे की प्रगति सूचना योगात्मक आकलन से प्राप्त होती है। परीक्षण तथा परीक्षाएं योगात्मक आकलन के मुख्य साधन भी हैं। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, गणित के संदर्भ में सतत एवं समग्र आकलन के सूचक कौन कौन से हैं, उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपको याद करना अपनी सीरीज में से भाई। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, संभावना एवं प्रायिकता का अर्थ स्पष्ट करें। प्रायिकता के गुणधर्म भी आपको लिखने हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, संभावना, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे प्रश्नावली को। तो हम बच्चों को आंकड़ों का विश्लेषण करने और कुछ पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता विकसित करते हैं, वो प्रायिकता या संभावना कहलाती है। जैसे किसी माँ के पेट में बच्चा है, गर्भ है, तो लड़का होगा या लड़की की संभावना बता रहे। किसी सिक्के को उछालने पर हेड आएगा, टेल आएगा, यही प्रायिकता है। बच्चों को जीवन में ऐसे मौके भी आते हैं जब उन्हें फैसला करना होगा कि कौन सी घटना ज़्यादा संभव है और किन चीज़ों की संभावना बराबर है। गुणधर्म है इसकी कि ऐसी घटना जिसकी सभी संभावित परिणामों की संख्या उसके अनुकूल होती है, वो घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होगी। ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, ध्यान रखना। ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हुई उसे हम असंभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0 होती है। उसकी हम शून्य प्रायिकता होगी भाई। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, इनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16वां, पैटर्न क्या है समझाइए। बीजगणित शाखा की मुख्य विशेषता है कि इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों के प्रयोग से हम नियमों तथा सूत्रों की व्यापक रूप से लिखने में समर्थ हो जाएंगे। ये अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इन अज्ञात राशियों को निर्धारित करने की विधियों को सीखकर हम पहेलियों और दैनिक जीवन में संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने के अनेक प्रभावशाली साधन भी विकसित करते हैं और ये अक्षर संख्याओं के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पैटर्न कहलाती है। आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, बीजगणित में प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उदाहरण सहित से समझाइए। तो ये आपको सीरीज में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेन हिले के द्वारा प्रस्तुत मॉडल से आप क्या समझते हैं। तो इसके जो 5 स्तर हैं उसके बारे में आपको बताना। बेन हिले सिद्धांत के जो 5 स्तर हैं, पहला स्तर है साथियों स्तर 0। देखो नंबर 1 पर आएगा लेकिन स्तर का नाम क्या है, स्तर 0 है ये। ठीक है, तो स्तर 0 इसको हम आधारभूत स्तर कहते हैं। ठीक है, इसमें दृश्यांकन होता है कि इस प्राथमिक स्तर पर स्थान के बारे में केवल विद्यार्थी केवल इतनी जानकारी रखते हैं कि जो उनके चारों ओर विद्वान होता है ज्यामितीय संकल्पनाओं की पूर्ण संरचना के रूप में देखा जाता है, न कि किसी भागों या गुणों के रूप में। उदाहरण के तौर पर ज्यामितीय आकृतियाँ उनके पूर्ण आकार के रूप में पहचानी जाती है। उसके बाद दूसरा स्तर है हमारा स्तर 1, जिसको हम विश्लेषण के नाम से जानते हैं। स्तर 1 पर ज्यामितीय संकल्पनाओं का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अन्वेषण प्रयोग द्वारा विद्यार्थी आकृतियों की विशेषताओं को पहचानना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद वे प्रारंभिक विशेषताएं आकृतियों के वर्गों की संकल्पनाएं करने में उपयोग की जाती है। इस प्रकार ये आकृतियों के भागों के रूप में उनके भागों के द्वारा पहचानी जाती है। उसके बाद तीसरा स्तर है इनका औपचारिक कटौती, जिसको स्तर 2 के नाम से जानते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों के भीतर, जैसे उदाहरण के लिए चतुष्कोण में विपरीत किनारे समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोणों के समान निश्चित रूप से समान होते हैं, तथा आकृतियों में परस्पर, जैसे बात करें एक वर्ग जो होता है आयत जैसा होता है, क्योंकि इनमें एक आयत के सभी गुणधर्म विद्वान होते हैं। दोनों तरह के गुणधर्मों की अंतर संबंधों की स्थापना इस स्तर में बच्चा कर सकता है। उसके बाद है चौथा स्तर है इनका कटौती, जिसको स्तर 3 के नाम से जानते हैं। इस स्तर पर एक सिद्धांतवादी प्रणाली के अंतर्गत ज्यामितीय सिद्धांत की स्थापना कटौती की उपयोगिता के एक तरीके के रूप में समझा जा सकता है।
अपरिभाषित शब्दावलियों, सिद्धांतों, तत्वों, परिभाषाओं तथा प्रमेयों एवं प्रमाणों की भूमिका और अंतर संबंधों को देखा जा सकता है। इस स्तर पर एक व्यक्ति प्रमाणों को केवल स्मरण ही नहीं करता बल्कि उनकी रचना भी करता है। उसके बाद है इसका 5वां स्तर है कठोरता, जिसको स्तर 4 के नाम से जानते हैं। इस स्तर पर सीखने वाला विभिन्न तरीकों से सिद्धांत प्रणालियों में कार्य कर सकता है, जैसे गैर यूक्लिडियन ज्यामितीय का अध्ययन कर सकता है तथा विभिन्न प्रणालियों में तुलना भी कर सकता है। ज्यामितीय सार के रूप में भी देखी जा सकती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याओं को स्पष्ट करते हुए पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों को स्पष्ट करके उनके गुणधर्म लिखिए। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको राइट डाउन करेंगे। और नेक्स्ट है अपना इसमें अथवा में अभिग्रहित की उदाहरण से ही समझाइए, ये भी आपको याद करना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन पर। स्थानिक समझ और मानस चित्रण, जिसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, इनके बारे में स्पष्ट आपको करना है। स्थानिक समझ का मतलब है आकारों तथा दृश्यों की अपने दिमाग में एक छवि बनाना। ये एक सामाजिक कार्य है जिसका उपयोग वास्तुकार और इंजीनियर किसी इमारत का नक्शा बनाने के दौरान करते हैं। यह वह समझ होती है जो एक रसायनविद को एक अणु को त्रिविमीय रूप में समझ पाने के लिए या फिर चिंतन करने के लिए क्षमता प्रदान करती है, या एक शल्य चिकित्सक को मानव शरीर के बारे में मार्गदर्शन करती है। स्थानिक समझ वह क्षमता है जिसके द्वारा माइकल एंजेलो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। ये तो माइकल एंजेलो एक पत्थर के टुकड़े पर उस आकार को देख पाता है जिसे वह उस पत्थर के टुकड़े की सहायता से बनाना चाहता है। स्थानिक समझ में दिखाई देने वाली दुनिया को सटीक रूप में समझ पाने की क्षमता के साथ पैटर्नों का उपयोग और पहचान करने की योग्यता भी समाहित होती है। हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने भाई बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, ध्यान रखना। हार्वर्ड गार्डनर ने 1993 के अनुसार इसमें एक इंसान के दृश्य अनुभवों की प्रारंभिक समझ में संशोधित और रूपांतरण दिख पाना शामिल किया। कुछ लोगों की स्थानिक समझ अन्य लोगों से बेहतर होती है। एक बेहतर स्थानिक समझ अभ्यास के द्वारा विकसित हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि इंजन की मरम्मत, बढ़ईगिरी, नक्शों को पढ़ना, धातु की गढ़ाई, वेल्डिंग, मूर्ति तराशने आदि कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जिनमें संलग्न रहते हुए हम अपनी स्थानिक समझ का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे लेकिन जल्दी हो जाएगा। आपको PDF दी गई, उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं। स्थानिक समझ स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और सतत रूप से बढ़ती जाती है। स्थानिक समझ का कौशल दुनिया को समझाना आसान बना देता है। बिना स्थानिक समझ के हम दिशाओं को समझने में, रास्ते की पहचान चिन्हों को पहचानने अथवा एक सड़क या हाईवे के प्रभावकारी उपयोग में सक्षम नहीं होंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति स्थानिक समझ का उपयोग करता है। नेक्स्ट हमारा अथवा में क्वेश्चन आता है, स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए कक्षा कक्ष हेतु कुछ सुझाव आपको देने हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको भी याद करना है ये। आगे आते हैं हम सेकंड लास्ट 19वां क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किन किन विधियों के आधार पर किया जाता है? तो देखो बहुत सारी विधियां हैं, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा भी हम इकट्ठे कर सकते हैं आंकड़न। कि इस विधि में शोधकर्ता स्वयं साक्षात्कार के द्वारा सूचना प्रदाता से प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रह करके आंकड़े इकट्ठे करेगा। अवलोकन तथा साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्राथमिक आंकड़े संतुलित करने की एक प्रमुख साधन भी है। हम आंकड़ों को अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में भी इकट्ठे कर सकते हैं। इस प्रकार के संकलन में आंकड़े संकलनकर्ता तथा आंकड़े प्रदाता आमने सामने कोई जरूरी नहीं है उपस्थित हो, फिर भी उनके आंकड़े संकलनकर्ता प्रदाता से मौलिक आंकड़े प्राप्त कर सकता है। तीसरा तरीका है संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, जैसे प्रेस वाले होते हैं, अखबार वाले होते हैं, मीडिया वाले। तो इस विधि का जो उपयोग है व्यापक क्षेत्र से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस विधि में शोध क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। जगह जगह पर प्रेस मीडिया व्यक्त की जाती है जो कि केंद्रीय कार्यालय में सूचनाओं को भेजती रहती है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि की सूचनाएं। चौथा हमारा तरीका है कि डाक के द्वारा प्रश्नावली पूछ करके आंकड़े एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें अनेक प्रश्नों का समूह होता है जिसे डाक के द्वारा सूचना भेजकर प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा उन सूचना को प्राप्त किया जाता है जो अन्य स्रोतों से प्राप्त कभी नहीं होती। और पांचवा तरीका है परिगणकों द्वारा प्रश्नावली पूछ करके, प्रश्नावली को भर के। जैसे इस विधि में शोधकर्ता कुछ परिगणों का चयन करेगा, उनको प्रशिक्षण देकर के तैयार करेगा। उसके बाद शोधकर्ता तैयार प्रश्न सूची को संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों का विश्वास लेकर के भरते हैं और उन लोगों को सूचना प्राप्त करवाते हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, बीजगणित सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को क्या परेशानी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पष्ट करना है आपको। एक आंकड़े आपसे एक दंडारेख पूछा जा सकता है
इस तरीके से। तो एक दंडारेख आपको जरूर सीखना है। जैसे मैं दंडारेख बना दूँ यहाँ पर, ये एक्स ये वाई अक्ष, तो देखो 2000 का दंडारेख जैसे मैंने यहाँ बना दिया, ये दंडारेख है। 5000 का बनाया, इससे थोड़ा लंबा बनेगा। 1000 का बनाया, 1500 का बनाया तो थोड़ा इससे बड़ा बनेगा। इस तरीके से ये दंडारेख होते हैं भाई, ठीक है। ऐसे एक माप ले लेना। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद सूचनाएं निम्नांकित के लिए किस प्रकार उपयोगी है। जैसे शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। सबसे पहले तो ये देखना है, किसी भी अवधारणा को सिखाने के लिए काम में ली गई गतिविधि की समीक्षा के पश्चात बेहतर गतिविधि में चयन। दूसरा है, बच्चों को सीखने के विविध तरीके जानने एवं उन पर समझ बनाने में। तीसरा है, मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं को फीडबैक लेकर आगामी योजना बनाने में। चौथा है कि प्रत्येक बच्चे के सीखने के बारे में विवरणात्मक रिपोर्ट के आधार पर बच्चों और उनके अभिभावकों से बात करने में। विभिन्न भागीदारों के साथ चर्चा को अकादमिक मुद्दों तक केंद्रित करने में। तो ये होता है शिक्षक के लिए उपयोगी, शिक्षक की प्रक्रिया। अगर मैं बात करूं बच्चों के लिए सीसी किस प्रकार से उपयोगी है, तो बच्चे ये जान सकेंगे कि उन्होंने कितना सीखा है, कैसे सीखा है। ये जानने के लिए कि उनके सीखने का पैटर्न क्या है, सीखने की गति को समझाने में और गतिविधियों में रुचि बनाने में। तो ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हुआ। अब बात करें उसके पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए किस प्रकार से सीसी उपयोगी है, तो अपने बच्चों के शैक्षिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास को समझने में। शिक्षक व बच्चों को प्रोत्साहित करने में उपयोगी। समाज व विद्यालय में वे शिक्षकों के कार्यों का विवरण देने के लिए भी प्रतिनिधि के रूप में व्यक्त करेंगे। एक अन्य अभिभावक बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनने में उपयोगी रहेगा। तो ये आपको याद करने हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन अथवा मैं दे रहा हूँ, रचनात्मक आकलन को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता क्या है। दूसरा है कि आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपका दूसरा मॉडल पेपर होता है कंप्लीट। कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और जो विद्यार्थी रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहा है ना, वो पीछे मत रहो। उस MCQ बैच को आप लोग ज्वाइन करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो। आप लोग उस पर डेमो देखेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है लेवल 1 की पात्रता के लिए, ठीक है भाई। और उसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो ये समझिए आपका पेपर अपने आप क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे प्रश्न उसमें से मिलेंगे, फंसेंगे, बहुत तगड़ा शानदार स्कोर भी करेंगे आप। पर देखना, समय आने पर हम भी आपको प्रूफ बताएंगे टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच।